दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी भूचाल ऐसा लगता है कि वो दस्तक दे रहा है। ये सिर्फ अल्टीमेटम है या सचमुच महाराष्ट्र के सियासी जो समीकरण हैं उनको उलट पुलट कर ये रख देगा? ये भूचाल कोई नहीं जानता। बात यह है कि शरद पवार महाराष्ट्र के महाबली, उनके पार्टी में विभाजन के बावजूद आज भी वो, अगर इंडिया अलायंस को देखा जाए तो उसमें महाराष्ट्र की एक बड़ी ताकत है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी इनके आगे कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा लगता है कि वो असमंजस में है कि वो जीतेगी नहीं जीतेगी, आगे बढ़ जाएगी नहीं, ऊपर हो जाएगी नहीं, क्या ठिकाना, पीछे रह जाए। तो अभी एक बड़ी घटना हुई है। शुक्रवार को शरद पवार के भतीजे के बेटे रोहित पवार, जो एनसीपी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसके न केवल एमएलए हैं बल्कि शरद पवार के बहुत प्रिय पात्र हैं। सुप्रिया सुले उनकी बेटी जरूर हैं, लेकिन बारामती से लेकर पुणे तक सारा, बल्कि पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में सारा जो राजनीतिक काम है वो रोहित पवार के जिम्मे है, शरद पवार का। शरद पवार अजित पवार पर उस तरह से भरोसा पहले नहीं करते थे। अब तो वो खैर चले गए हैं फडणवीस साहब के साथ, शिंदे साहब के साथ उधर मिल गए हैं, लेकिन जब वो एनसीपी में थे तब भी उन पर पूरा भरोसा नहीं करते थे। जब से रोहित पवार इमर्ज किए हैं एनसीपी की पॉलिटिक्स में, उनके खानदान से उनका स्नेह रोहित पवार की तरफ ज्यादा रहा है। उस रोहित पवार के कई ठिकानों पर शुक्रवार को जबरदस्त छापेमारी ईडी ने की है, और ईडी की इस छापेमारी में जो सबसे बड़ा निशाना बनाया गया है दोस्तों, वो है बारामती एग्रो लिमिटेड। बारामती, वो गढ़ जिसे कहा जाता है कि शरद पवार की फैमिली का कोई भी लड़ जाए चुनाव, उसे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन बारामती, उसी इलाके में जो एग्रो लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वो रोहित पवार उसके मालिक हैं। माना जाता है कि वो उन्हीं की कंपनी है, और उस कंपनी के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव का जो हजारों करोड़ का स्कैम था, उससे जुड़ा कोई मामला है, जिसकी वजह से रोहित पवार के ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब रोहित पवार एमएलए भी हैं, शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता भी हैं। अभी उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उस स्टाइल में, कुछ उसी स्टाइल में महाराष्ट्र में युवा संघर्ष यात्रा का नेतृत्व किया था। बहुत बड़ी यात्रा थी। उस यात्रा का अभी अभी समापन हुआ है, और ईडी की छापेमारी भी हो गई। किसी को भरोसा नहीं था, किसी को अंदाज नहीं था कि शरद पवार के खानदान के किसी और व्यक्ति, और खासकर पवार फैमिली के सबसे प्रिय पात्र व्यक्ति को, जो सुप्रिया सुले के बाद शरद पवार को जो सबसे ज्यादा पसंद है, उस रोहित पवार के घर पे छापेमारी हो जाएगी, उसके कारखानों पर, उसकी फैक्ट्रियों पर छापेमारी हो जाएगी, ये किसी को यकीन नहीं था। और अजित पवार के रहते हुए, अजित पवार आफ्टर ऑल कहते हैं कि फैमिली का मामला है, फैमिली के मामले में हम कभी अलग नहीं होंगे, लेकिन फैमिली का ही लड़का रोहित पवार अजित पवार के सरकार में बड़े पद पर रहते हुए, और छापेमारी हो रही है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अजित पवार के जो रिश्ते हैं वो भी दबाव के कारण हैं, क्योंकि अजित पवार पर भी हो चुका है सब कुछ। अजित पवार पर केस रहा है, इतने बड़े बड़े केस रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार तो चर्चा कर दी थी, और उसी के तत्काल बाद पता चला कि अजित पवार एनसीपी छोड़ दिए, या यूं कहा जाए कि अपने चाचा की एनसीपी से अलग होकर अपनी एनसीपी लेकर के और फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी फिर उसी तरह का एक हथियार, एक तीर चला रही है कि रोहित पवार पर छापेमारी कराकर शरद पवार और सुप्रिया सुले और रोहित पवार, इन तीनों पवारों को हम मजबूर कर दें कि वो भी अजित पवार की तरह एनसीपी, अपनी बची खुची एनसीपी लेकर हमारे साथ आ जाए। तो कहीं ये दबाव तो नहीं है? महाराष्ट्र के बहुत सारे जो राजनीतिक
ऑब्जर्वर हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन लोगों का कहना है कि बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन क्या इससे शरद पवार का पूरा कुनबा झुक जाएगा? क्या सरेंडर कर देगा? या शरद पवार खड़े रहेंगे, वो जमे रहेंगे, क्या वो भिड़ जाएंगे? ये देखना बाकी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि शरद पवार के अडानी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और गौतम अडानी के रिश्ते इस सरकार से कैसे हैं ये तो दुनिया को मालूम है, ये तो मुझे नहीं बताने की जरूरत है। तो गौतम अडानी से जिस व्यक्ति के महाराष्ट्र की सियासत में सबसे गहरे रिश्ते माने जाते हैं, वो हैं शरद पवार। आपने गौतम अडानी को देखा होगा कि कैसे उनके चित्र अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में भी छपे थे, दिखाई पड़े थे, जब वो शरद पवार से मिलने उनके घर गए थे सुबह के नाश्ते पर। वो बड़ी चर्चा उसकी हुई थी कि आखिर क्या बात है कि अचानक अडानी साहब शरद पवार के यहाँ पहुंच गए। तो शरद पवार के रिश्ते, उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भी, आपको याद होगा, शरद पवार ने अडानी ग्रुप का बचाव किया था इंडिया अलायंस में रहते हुए और राहुल गांधी के अभियान के बावजूद। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि अभी ये तय कर पाना इस छापेमारी के बाद बहुत कठिन है कि ये सिर्फ एक घुड़की है, एक 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 संकेत है, एक अल्टीमेटम है। ये क्या है? ये डराने की कोशिश है, या सचमुच अगर सरेंडर नहीं हुआ, अगर कंप्रोमाइज नहीं हुआ, तो और भी कुछ हो सकता है। जो स्टाइल आजकल चल रही है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। मैं किसी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया या किसी एजेंसी की जो आधिकारिक प्रक्रिया है उसके बारे में मेरा हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो सिर्फ पॉलिटिकल मामलों में अपनी टिप्पणी कर रहा हूं कि कहीं ये केवल दिखावे की कार्रवाई है, और जब शरद पवार टिके रहेंगे, एक बार आपको याद होगा शरद पवार को भी एक एजेंसी ने नोटिस दे दिया और शरद पवार पहुंच गए उसके दरवाजे कि हम तो हाजिर हैं जी। तो फिर कुछ नहीं हुआ, अचानक पता नहीं क्या हुआ। इसके अलावा आपको याद होगा उसी दौर में शरद पवार की पार्टी के नवाब मलिक और कई अन्य लोगों को अंदर कर दिया गया था, उनके खिलाफ भी ईडी के मामले थे। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव से पहले एक बड़ा बड़ा सियासी भूचाल का संकेत है। शरद पवार या तो पहले की तरह लड़ेंगे या वो मजबूर होकर झुकेंगे। ये दो ही सवाल हैं। ज्यादातर प्रेक्षकों का कहना है कि शरद पवार को जितना झुकना था झुक चुके हैं, अब अगर झुकेंगे तो वो टूट जाएंगे। टूट जाएंगे मतलब उनकी राजनीतिक जो पार्टी है उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का जो नाम है वो मिट जाएगा। अगर उनको अपना नाम, अपनी पार्टी का और अपने खानदान, जो एक उनके खानदान की एक विरासत रही है फाइट आउट करने की इस तरह की फोर्सेज से, अगर उसको बचाए रखना है तो उनको रोहित पवार के मामले में खड़े रहना होगा। और अगर नहीं तो फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की तरह सब उस कॉम्बिनेशन में शामिल हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक साथ रहेंगे। ये एक बैटल लाइन दिखाई दे रही है दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि शरद पवार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, इसीलिए मैं इसको सियासी भूचाल के आने का एक संकेत कह रहा हूं। तो देखिए आप 2-4 दिनों में क्या होता है। और दोस्तों, बिल्कुल आखिर में आपसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इसे देखें, शेयर करें और हमें सुझाव भी दें कि आपको कैसा लगता है, क्या कमी है, कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।